अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। मुझे उम्मीद है आप कंटिन्यू रिवाइज और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज आपसे कंटिन्यू मुलाकात नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ माय बिजी शेड्यूल, तो होप यू विल अंडरस्टैंड। टिल 10th अक्टूबर आई एम टू मच बिजी, तो लेक्चर कभी कभी आएंगे और आफ्टर 10th अक्टूबर इंशाल्लाह लेक्चर कंटिन्यू आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अभी तक हमने डिस्कस किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मैक्सवेल्स थ्योरी, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्पीड, जिसमें हमने वेवलेंथ डिस्कस की थी, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड डिस्कस किया था। और ये जो वेव नेचर ऑफ लाइट है जो मैक्सवेल ने दिया है, वेव नेचर ऑफ लाइट या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उससे कुछ फिनोमिना एक्सप्लेन होते हैं। explains interference, diffraction, superposition, ये कुछ फिनोमिना है, जैसे इंटरफियरेंस है, जैसे डिफ्रैक्शन है या सुपरपोजिशन है। ये सारे फिनोमिना हम एक्सप्लेन करते हैं बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, यानी बाय कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव वेव नेचर। सो दीज फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव नेचर ऑफ लाइट और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मगर कुछ ऐसे फिनोमिना है जो वेव नेचर ऑफ लाइट से, जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे फिनोमिना है लाइक radiations emitted by hot bodies or black body radiation, या कुछ और फिनोमिना है लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, that is removal of electrons from the metal surface by light, or hydrogen spectrum emission spectra of हाइड्रोजन। ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जो हम वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। सो दीज थ्री फिनोमिनाज और मनी मोर फिनोमिनाज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय wave nature of electromagnetic radiations। ये ऐसे फिनोमिनाज है जो वेव नेचर ऑफ लाइट से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। आया समझ में? अब इनको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम इनको एक्सप्लेन करते हैं बाय कंसिडरिंग दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है पार्टिकल नेचर। यहां तक समझ आया? पहले समझो पॉइंट इसको कि वेव नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो एक्सप्लेन करते हैं इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को, सुपरपोजिशन को। मगर कुछ ऐसे फिनोमिनाज है जैसे रेडिएशंस इमिटेड बाय हॉट बॉडीज और ब्लैक बॉडी रेडिएशन, या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, और हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इनको हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो दीज फिनोमिनाज, ये जो ऊपर वाले फिनोमिनाज है, दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय पार्टिकल नेचर ऑफ electromagnetic
मैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां तक आया समझ में? सो वी हैव टू कंसिडर, हमें कंसिडर करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और एक नेचर है पार्टिकल नेचर, जिससे ये फिनोमिनाज एक्सप्लेन होते हैं। एंड दीज फिनोमिनाज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। यहां तक आया समझ में? इसको अभी तक नोट करो, स्क्रीनशॉट उठाओ जल्दी। अच्छा, ये जो फिनोमिनाज है, ये रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडीज और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन या हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो सिस्टम है, इट टेक्स एनर्जी इन द स्मॉल यूनिट्स, इन द स्मॉल डिस्क्रीट यूनिट्स। इनसे हमें पता चलता है कि कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सबस्टेंस हो, कोई भी हॉट बॉडी हो या कोई भी बॉडी हो, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या इमिट करते हैं इन द डिस्क्रीट यूनिट्स। तो इन फिनोमिना से हमें पता चलता है कि ए सिस्टम कैन एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी in discrete units, that is not all possible values of energy। इसको हम क्वांटाइजेशन भी कहते हैं। यानी इन फिनोमिना से पता चलता है कि एक सिस्टम जो होता है वो एब्जॉर्ब या इमिट करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड यूनिट्स। सो इसका ये भी मतलब है कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय अ बॉडी। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन 3 फिनोमिना या 4 फिनोमिना से हमें पता चलता है कि एक सिस्टम जो है वो एब्जॉर्ब या इमिट एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड यूनिट्स। इसका ये भी मतलब है कि दैट इज नॉट ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एनर्जी आर पॉसिबल, यानी सारे वैल्यूज ऑफ एनर्जी पॉसिबल नहीं है, ओनली डिस्क्रीट यूनिट्स। यहां तक आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल, हम एक आयरन रॉड को लेंगे एक फर्नेस में इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट। जब हम इसको हीट करेंगे, जब लो टेम्परेचर होगा, एट लो टेम्परेचर ये जो आयरन रॉड होगी इट इज डल रेड। यहां तक आया समझ में? अब जब टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हुआ, हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर it becomes more red means intensity of red color increases, that is intensity of red color increases। यहां तक आया समझ में? So at a particular temperature intensity of red color is more। यहां तक आया समझ में? at very high temperature या at higher temperature than this, at higher temperature फिर यही आयरन रॉड ये बनती है वाइट। क्या बनती है? वाइट। और जब और टेम्परेचर हम ज्यादा करेंगे, at very high temperature यही आयरन रॉड ब्लू बनती है, यानी ब्लू कलर इमिट करती है। यहां तक आया समझ में? सो जब हम एक आयरन रॉड को एक फर्नेस में हीट अप करते हैं, एट लो टेम्परेचर इट बिकम्स डल रेड। फिर जब टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज होगा तो इट बिकम्स मोर रेड। यहां तक आया समझ में? फिर जब और टेम्परेचर राइज करेंगे इट बिकम्स वाइट। फिर जब और करेंगे हाई टेम्परेचर इट बिकम्स ब्लू। तो इसका मतलब है
इसका मतलब यह है कि ये जो वेव लेंथ ऑफ द लाइट या इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां तक आया समझ में? यानी एट वन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ वन कलर इज मोर एंड एट अदर टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ अनदर कलर इज मोर। यानी एट दिस टेम्परेचर रेड कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी और टेम्परेचर पे व्हाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, किसी और टेम्परेचर पे ब्लू कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। तो यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे हम, लिखो नोट, एट वन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर is more and at other temperature intensity of blue is more। आया समझ में? So we can say intensity of any color is temperature dependent। So that is intensity of any color emitted is temperature dependent। यहां तक अभी नोट करो, जल्दी स्क्रीनशॉट उठाओ। आया समझ में? यानी इंटेंसिटी ऑफ एनी कलर और इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव लेंथ इमिटेड, वेव लेंथ भी लिख सकते हैं यहां तक। आया समझ में? देखो, एक आयरन रॉड को लेंगे, इसको हम हीट करेंगे, जब लो टेम्परेचर होगा तो ये डल रेड होगी, जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा तो मोर रेड होगा, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ दिस वेव लेंथ विल इंक्रीज। इसी तरह एट हायर टेम्परेचर it becomes white, at very high temperature it becomes blue। तो इसका मतलब ये है कि at one temperature intensity of red color is more या intensity of red wavelength is more, or at other temperature intensity of blue is more or blue wavelength is more। So we can say intensity of any color or wavelength emitted is temperature dependent। यहां तक आया समझ में? यहां तक नोट किया आपने? अब यहां से हमें क्या पता चलता है? एक टेम्परेचर पे रेड इमिट हुआ, रेड वेवलेंथ इमिट हुई, और एक टेम्परेचर पे व्हाइट हुआ इमिट, और एक टेम्परेचर पे ब्लू वेवलेंथ इमिट हुई। यानी वी कैन से ये जो एनर्जी इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, ये कंटिन्यूसली नहीं होती इमिट बट डिसकंटिन्यूसली। इसका मतलब ये है कि लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर। इन सारे चीजों से हमें क्या पता चलता है कि एनर्जी absorbed or emitted by a body लिखो, और ब्लैक बॉडी लिखो, by a body energy absorbed or emitted by a body is discontinuously but not continuously। आया समझ में कि एक बॉडी जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है एनर्जी या इमिट करती है एनर्जी डिसकंटिन्यूअसली, ना कि कंटिन्यूअसली। सो जब कोई चीज डिसकंटिन्यूअस होगी इसका मतलब है इट हैज पार्टिकल नेचर। तो
तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर। यहां तक आया समझ में। तो ऐसी बॉडी, अब ऐसी बॉडी जो सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करे और इमिट करे यूनिफॉर्मली, उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहां तक आया समझ में। तो लिखो एन आइडियल बॉडी दैट absorbs or emits electromagnetic radiations of all frequencies uniformly is called black body रेडिएशन। ये पॉइंट नोट करो जल्दी। यहां तक आया समझ में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एन आइडियल बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स और emits electromagnetic radiations of all frequencies uniformly is called ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कोई इस बॉडी का कोई ब्लैक कलर नहीं होता है, बट ये एक आइडियल बॉडी होती है जो एब्जॉर्ब और इमिट करेगी रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी। यहां तक आया समझ में, ये आया समझ में। बट अभी तक कोई फुल्ली ब्लैक बॉडी नहीं है, यानी कोई आइडियल बॉडी अभी तक नहीं देखी गई कि जो 100% ब्लैक बॉडी हो। मगर हम एक स्फीयर लाएंगे, एक हॉलो स्फीयर लाएंगे। इट इज अ हॉलो स्फीयर। आया समझ में। इसके अंदर से हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करेंगे, इसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक, पीटी ब्लैक। फिर यहां से एक माइक्रोपोर बनाएंगे, यहां से ऐसे एक पोर बनाएंगे। तो यहां से जब लाइट आएगी ना, वो यहां से टकराएगी, यहां एब्जॉर्ब होगी। जो एब्जॉर्ब नहीं होगी वो रिफ्लेक्ट होगी यहां इस जगह, फिर यहां एब्जॉर्ब होगी। यहां से जो बचेगी वो इस साइड जाएगी, यहां पर एब्जॉर्ब होगी और फिर यहां एब्जॉर्ब होगी कुछ। तो इसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ये किरचॉफ ने बनाई थी। यहां तक आया समझ में। तो ये एक ब्लैक बॉडी है, एक ब्लैक बॉडी जो हम बनाते हैं। एक हॉलो स्फीयर लाते हैं, उसको अंदर से प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग करते हैं, फिर उसको एक माइक्रोपोर बनाते हैं, वहां से लाइट डालते हैं। ये मल्टीपल रिफ्रैक्शंस और एब्जॉर्प्शंस होती हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इट इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी। यहां तक आया समझ में। सो एक ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब और इमिट करेगी रेडिएशंस ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। यहां तक आया समझ में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और ये पॉइंट याद रखो, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती है ना, इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट सराउंडिंग। ये पॉइंट याद रखो, लिखो ये पॉइंट, लिखो ये पॉइंट। A black body is in thermal equilibrium with its surrounding, लिखो ये पॉइंट, with its surrounding, it radiates the same amount of energy per unit area, देखो, it radiates the same amount of energy per unit area as it absorbs from the surrounding, in any given time, इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि ये जो ब्लैक बॉडी होती है ये अपने सराउंडिंग के साथ होती है इक्विलिब्रियम में। यहां तक आया समझ में? यानी पर यूनिट एरिया अगर हम लेंगे, पर यूनिट एरिया जितनी रेडिएट करेगा एनर्जी किसी टाइम में, उतनी ही एनर्जी वो एब्जॉर्ब भी करेगा उसी एरिया में। समझ आया? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एनी गिवन टाइम। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? यह पॉइंट याद रखो। और एक पॉइंट याद रखो, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ये अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज इमिटेड, यानी इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज इमिटेड, ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है? वेवलेंथ पे। तो लिखो द अमाउंट ऑफ रेडिएशंस emitted, the amount of radiation is emitted, that is intensity, that is intensity, that is intensity. देखो the amount of radiation is emitted, that is intensity, and spectral distribution, and spectral distribution is temperature dependent, is temperature dependent, is temperature dependent। यानी जो कोई भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करेगी वो किस पे डिपेंड करती है? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यानी इंटेंसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब अगर हम ये करेंगे कि जब हम इंटेंसिटी को प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, इंटेंसिटी को प्लॉट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो ये इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। आया समझ में? सपोज दिस इज ए टेम्परेचर T1, इसी तरह ये होगा और टेम्परेचर पे टेम्परेचर T2। इसका ये मतलब हुआ कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ। एक वेवलेंथ ऐसी आती है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, यानी ये है वो वेवलेंथ जहां पर इंटेंसिटी क्या है? मैक्सिमम। और फिर जब और वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। आया समझ में? ये पॉइंट याद रखो, इसको नोट करेंगे। लिखो द इंटेंसिटी ऑफ radiations, the intensity of radiation increases with the wavelength, reaches to maximum and then decreases, with increase in the wavelength। ये पॉइंट याद रखो कि जब हम वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी इंक्रीज होती है अप टू सर्टेन वेवलेंथ, फिर उसके बाद जब हम वेवलेंथ इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है। और एक पॉइंट याद रखो, यहां पर है T1 ग्रेटर देन T2। यहां तक आया समझ में? एक टेम्परेचर पे एक कलर हुआ इमिट, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा कलर इमिट हुआ। यानी एक टेम्परेचर एक कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है, दूसरे टेम्परेचर पे किसी और कलर की इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर सपोज ये रेड है तो ये ब्लू है। आया समझ में? और एक पॉइंट याद रखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये जो मैक्सिमा है ये शिफ्ट होता है टू लोअर वेवलेंथ। और एक पॉइंट लिखो, with increase in temperature, the maxima of the curve shifts to shorter wavelength,
आया समझ में? यहां तक आया समझ में? दिस इज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हमने क्या डिस्कस किया कि अभी तक कुछ ऐसे फिनोमिनास थे जस्ट लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन, इनसे हमें पता चलता था कि लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेव नेचर है। मगर कुछ ऐसे फिनोमिनास देखे गए आफ्टर 19th सेंचुरी कि लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन या रेडिएशन इमिटेड बाय हॉट बॉडीज या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन और हीट कैपेसिटीज ऑफ सॉलिड्स एट वेरियस टेम्परेचर्स, इनसे हमें पता चलता था कि लाइट का जो नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है। इसका यह भी मतलब हुआ कि एक जो सिस्टम है वो एब्जॉर्ब या इमिट करेगा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। फिर हमने बोला कि अगर एक आयरन रॉड को लेंगे, उसको हम हीट अप करेंगे एट लो टेम्परेचर इट इज डल रेड, फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो मोर रेड बनेगी, फिर और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वो वाइट बनेगी, और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो ब्लू होगी। यानी वी कैन से कि एट one temperature intensity of one color is more and at other temperature intensity of another color is more. So we can say the intensity of the electromagnetic radiations is temperature dependent. ये हमने अभी भी डिस्कस किया था। और ऐसी बॉडी जो यूनिफॉर्मली सारी फ्रीक्वेंसीज को इमिट और ऑब्जर्व करे उसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और एक जो ब्लैक बॉडी होती है इट इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट सराउंडिंग, यानी उसका जो पर एरिया होता है, पर यूनिट एरिया, वो जो एमिट करेगा एनर्जी एट सम टाइम, वो इतनी ही एनर्जी ऑब्जॉर्व भी करेगा एट द सेम टाइम। यहां तक आया समझ में? और एक हमने पॉइंट बोला कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि विद इंक्रीज इन द वेवलेंथ इंटेंसिटी इंक्रीजेस एंड up to certain limit of wavelength it becomes maximum intensity, after that wavelength जब हम wavelength और increase करते हैं तो intensity decrease करते हैं। यहां तक आया समझ में? यानी एक टेम्परेचर पे एक कलर इमिट होता है, दूसरे टेम्परेचर पे और एक कलर इमिट होता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर है। यहां तक आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट उठाओ। कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें अब हमें डिस्कस करना है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये हमें डिस्कस करनी है। देखो प्लैंक क्या कहता है कि एक जो बॉडी होती है ना, हॉट बॉडी, वो इमिट एनर्जी करती है डिसकंटिन्यूस ना कि कंटिन्यूसली, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो पहला पॉइंट, ए हॉट बॉडी इमिट्स एनर्जी डिसकंटिन्यूसली in the form of small packets of energy called quantum. यानी जो भी कोई हॉट बॉडी होगी, सपोज दिस इज अ हॉट बॉडी, जब ये एनर्जी इमिट करेगी, ये कंटिन्यूसली इमिट नहीं करती है, डिसकंटिन्यूसली इमिट करती है। पहले एक पैकेट ऑफ एनर्जी, दूसरा पैकेट ऑफ एनर्जी, तीसरा पैकेट ऑफ एनर्जी, चौथा पैकेट ऑफ एनर्जी। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम नाम क्या देते हैं? क्वांटम। अब ये जो क्वांटम ऑफ एनर्जी निकला, इसकी एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उस क्वांटम की एनर्जी ज्यादा होगी। तो दूसरा पॉइंट, the energy of quantum is directly proportional to the frequency that is
E directly proportional to nu. E is equal to h nu, where h is equal to Planck's constant. इसका वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड और 6.62 इंटू 10⁻27 सेकेंड अर्ग सेकेंड। याद रखो, आया समझ में? तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम। E इज कॉल्ड एच न्यू, एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और ये पॉइंट याद रखो, वायर एवर यू फाइंड एच दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स। यहां तक आया समझ में कि एक जो बॉडी होते हैं हॉट बॉडी, वो एनर्जी इमिट करते हैं डिसकंटिन्यूसली, ना कि कंटिन्यूसली। यहां तक आया समझ में? और जो एनर्जी ऑफ क्वांटम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट इज फ्रीक्वेंसी। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, इज कॉल्ड एच न्यू। ये है वैल्यू उसका। अब इसका एक जनरल आइडिया ये है कि कोई भी जब बॉडी होगी वो एनर्जी इमिट करेगी या एब्जॉर्ब करेगी डिसकंटिन्यूसली। आया समझ में? इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। आया समझ में? और क्वांटम की एनर्जी क्या होगी? 1 क्वांटम होगी, 2 क्वांटम होगी, 3 क्वांटम होगी, और ईच क्वांटम की एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहां तक आया समझ में? यह आया समझ में? तो यहां तक नोट करो। इसका जनरलाइज्ड लॉ ये भी बनेगा, E इज इक्वल टू एन एच न्यू। अच्छा, E इज इक्वल टू न्यू किसके बराबर है? C बाई लेमड़ा। तो ये भी आ सकता है। दोनों इक्वेशंस याद रखो। देखो, एक बॉडी जो इमिट करती है ना एनर्जी डिसकंटिन्यूसली, वो डिसकंटिन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगी। सपोज ये कोई बॉडी है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की E1 और एनर्जी एब्जॉर्ब की E2। अब ये इमिट भी करेगी ना एनर्जी, तो इसने एनर्जी इमिट की E3। तो ये E3 किसके बराबर होगी? E1 प्लस E2। तो वी कैन से एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो तीसरा पॉइंट लिखो, एनर्जी is quantized or additive. Energy is additive, that is E3 is equal to E1 plus E2। यानी इसने एक क्वांटम दूसरा क्वांटम एब्जॉर्व किया, और ये क्वांटम एब्जॉर्व इमिट किया, इस क्वांटम की एनर्जी होगी बराबर इन दो के सम के बराबर। यहां तक आया समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि E3 इज इक्वल टू एच न्यू 1 प्लस एच न्यू 2। आया समझ में? अगर हम इसको कहेंगे एच न्यू 3, तो इसका मतलब है न्यू 3 इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2। तो ये पॉइंट याद रखो। यहां तक आया समझ में? अब आपको ऑलरेडी पता है कि एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एच न्यू, तो इसके बदले सी बाई लेमडा लिखेंगे ना, तो ये आएगा C बाई लेमडा, C बाई लेमडा 2, ये आएगा C बाई लेमडा 3, C बाई लेमडा 1, C बाई लेमडा 2। तो यहां पर और आएगा 1 बाई लेमडा 3 इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2। ये पॉइंट भी याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आया समझ में? ये नोट करो जल्दी। चौथा पॉइंट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, E1 बाई E2। अगर हमें एक क्वांटम और दूसरे क्वांटम की एनर्जी पता है, तो हमें निकलेगा ν1 बाई ν2। वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पॉइंट इसी के साथ, E1 बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। आया समझ में? ये पॉइंट्स नोट करो, और इस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे। करो नोट जल्दी।
आपको क्या याद रखना है, E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, इज ई टोटल इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश डैश, और न्यू टोटल इज इक्वल टू न्यू 1 प्लस न्यू 2 प्लस न्यू 3 प्लस डैश डैश, और 1 बाई लेमडा टोटल इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा 1 प्लस 1 बाई लेमडा 2 प्लस डैश डैश। और क्या याद रखना है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू न्यू 1 बाई न्यू 2 और E1 बाई E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। ये सारी इक्वेशंस याद रखो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। अब इन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो लिखो पहला क्वेश्चन, ये नीट में आया है, कैलकुलेट द एनर्जी, calculate the energy in joule corresponding to light of wavelength 45 nanometer given H is equal to 6.63 into 10 raised power minus 34 जूल सेकंड। करो जल्दी ये क्वेश्चन, जल्दी करो। C is equal to 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। करो जल्दी। सीधे ये इक्वेशन लगेगी। E is equal to solution H C by lambda। H किसके बराबर है, 6.63 इंटू 10 raised power minus 34 जूल सेकंड इंटू C किसके बराबर है, 3 इंटू 10 raised power 8 मीटर पर सेकंड। लेमड़ा किसके बराबर है, 45 नैनोमीटर। तो 45 नैनोमीटर उसका 45 इंटू 10 raised power minus 9 मीटर, यही है ना। तो करो 45 इंटू 10 raised power minus 9 मीटर। तो यहाँ से जूल्स में एनर्जी निकलेगी। देखो ये 10 raised power minus 9 है, ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा 10 raised power प्लस 9। तो प्लस 9 प्लस 8 क्या हुआ 10 raised power 17, और ये है माइनस 34। तो 34 माइनस 17, ये आएगा 17, माइनस 17 में यहाँ तक, तो माइनस 17। और फिर यहाँ इनको वैल्यू करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। 3 3 जार 9, 3 6 जार 18 और 3 6 जार 19 डिवाइड बाई 45। करो जल्दी। अब इसको और इसको क्या करो, रेशो, यहाँ से एनर्जी निकलेगी। तो आएगा 0.442 इंटू 10 raised power minus 17 जूल्स। तो ये बनेगा 4.42 इंटू 10 raised power minus 18 जूल्स। तो दिस इज एनर्जी। करो जल्दी। Question: the value of Planck's constant is 6.63
into 10 raised power minus 34 joule second, comma, speed of light is 3 into 10 raised power 8 meter per second, which value is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 raised power 15 सेकंड इनवर्स। करो जल्दी। प्लैंक्स कांस्टेंट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट भी दी है और आपको फ्रीक्वेंसी भी दी है, आपको वेवलेंथ निकालनी है, तो यही इक्वेशन लगेगी। करो जल्दी जल्दी। जल्दी करो। सोल्यूशन E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। निकालना क्या है लेमडा आपको, जल्दी जल्दी। या आप न्यू भी इस्तेमाल कर सकते हो। या ऐसे ये भी निकाल सकते हो। C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, ये भी है ना। आपको क्या निकालनी है लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू C बाई न्यू। सिंपल इक्वेशन इस्तेमाल करो। C किसके बराबर है, C बराबर है किसके 3 इंटू 10 रेज पावर 8 मीटर पर सेकंड। न्यू किसके बराबर है 6 इंटू 10 रेज पावर 15 सेकंड इनवर्स। ये और ये कैंसिल होगा जब ऊपर जाएगा। अब ये है 10 रेज पावर 15, ये ऊपर क्या बनेगा 10 रेज पावर माइनस 15। सो 15 और 8 ये क्या आएगा 7। यहाँ तक आया समझ में। तो ये बनेगा लेमडा इज इक्वल टू 3/6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7, क्योंकि ये जाएगा ना ऊपर, ये निकलेगा -7। अच्छा यहाँ पर इसको क्या होगा कट, ये बनेगा 6 5 30। तो लेमडा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 7 मीटर। तो ये ऐसे भी बनेगा ना लेमडा इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 8 मीटर, और ये लेमडा बनेगा बराबर 50 इंटू 10 रेज पावर माइनस 9 मीटर। क्योंकि एक जीरो ऐड करो यहाँ पर 10 रेज पावर माइनस आएगा, तो 10 रेज पावर माइनस 9 किसके बराबर है नैनोमीटर। सो लेमडा इज इक्वल टू 50 नैनोमीटर। तो दिस इज आंसर। करो जल्दी जल्दी। यहाँ से वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था एनसीईआरटी का। देखो और एक क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द एनर्जीज E1 and E2, the energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt. Very important question. Electron volt respectively the relation between
the relation between their wavelengths will be, करो ये क्वेश्चन जल्दी करो, ये सारे नीट के क्वेश्चन है। एनर्जी दी हुई है, आपको वेवलेंथ्स की रिलेशन दिखानी है, तो आपको ये इक्वेशन लगानी है इसमें। सोल्यूशन E1 by E2 इज इक्वल टू लेमडा 2 by लेमडा 1, यही है ना। E1 किसके बराबर है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 किसके बराबर है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इक्वल टू लेमडा 2 डिवाइड बाई लेमडा 1। 25 1 जार 25 2 जार, यह आएगा 1/2 इज इक्वल टू लेमडा 2 बाई लेमडा 1। तो लेमडा 1 इधर 2 टाइम्स है, सो लेमडा 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेमडा 2। सो दिस इज द आंसर। जहाँ तक आया समझ में? तो यहाँ से बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ तक नोट करो, लेक्चर को रिवाइज करो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।